Hello everyone, welcome to the class of stock market operations. So our topic for today is depository system, and this is part 2 of depository system, in which we will discuss about the depositories in India. So in India we have two depositories. The first one is the NSDL, that is National Securities Depository Limited, and another one is CDSL, that is Central Depository Services Limited. Now, if we talk about National Securities Depository Limited, this is the first depository organization. Out of the two depositories, NSDL फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे प्रमोट किया था IDBI, UTI एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने. सो NSDL को स्टार्ट इसीलिए किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि सिक्योरिटीज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो सके और इलेक्ट्रॉनिकली सेटलमेंट हो सके. सो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज फॉर सिक्योरिटीज के लिए NSDL को प्रमोट किया गया था. अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले सेबी ने गाइडलाइंस इशू करी थी डिपॉजिटरीज के लिए इन मई 1996. जब सेबी ने ये गाइडलाइंस इशू करी उसके बाद जुलाई 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट पास किया गया बाय द पार्लियामेंट, एंड NSDL जो था वो रजिस्टर हुआ बाय सेबी ऑन जून 7, 1996. सो पहले सेबी की गाइडलाइंस आई. सेबी की गाइडलाइंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. The next topic will be about the SEBI guidelines for depositories. So ये guidelines क्या है ये हम next video में discuss करेंगे. अभी आप ये जान लें कि जो ये guidelines थी ये मई 1996 में आई थी. उसके बाद Depositories Act आया था, and after that NSDL register हुआ था by SEBI on June 7, 1996. So this is the timeline. Now, NSDL डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू शेयर्स को डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हैंडल करता है, उनकी ट्रेडिंग में हेल्प करता है, उनकी सेटलमेंट में हेल्प करता है, लेकिन NSDL डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ इन टच नहीं आता. NSDL अपने पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स DPs को रजिस्टर कराता है और DPs के जरिए वो इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाता है. इस बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिपॉजिटरी सिस्टम का जो पार्ट 1 है उसमें हम ऑलरेडी इस बारे में बातें कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें हमने 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिपॉजिटरी सिस्टम के डिस्कस किए थे, जिसमें द फर्स्ट वन वाज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, second was the beneficial owner, third was the issuing company, and fourth one was the depository itself. सो ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे. इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. सो जो NSDL है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू शेयर्स में डील करता है इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. NSDL का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या फिर रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, और इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को स्टार्ट करने से पहले अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम द डिपॉजिटरी कंपनी. ओके, सो अगर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंडिविजुअल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहता है तो उसे डिपॉजिटरी कंपनी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर करना पड़ेगा. ओके, डिपॉजिटरी कंपनी कौन है? NSDL या CDSL. सो अगर आप NSDL या CDSL में से किसी के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले NSDL या CDSL से अप्रूवल लेना होगा. जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अप्रूवल लेता है NSDL से उसे एडमिशन फी पे करनी होती है 25,000 की, एंड 25,000 के अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है 10 लाख की विद NSDL. ओके, सो दीज आर सम बेसिक features of this NSDL. Now next question comes, how does NSDL function? इसकी फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है? सो जो NSDL है वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. अब सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सर्विस प्रोवाइडर. इशूइंग कंपनी कौन है? जो कि सिक्योरिटीज को इशू कर रही है.
That company is an issuing company. Registrars and share transfer agents of issuing companies. ये जो issuing companies के agents होते हैं, ये shares की जो ownership है उन्हें register करते हैं. जब शेयर को ट्रांसफर किया जाता है उस टाइम पे फ्रेश ओनर कौन है, न्यू ओनर कौन है, और जो पुराना ओनर था वो कौन था, ये सबको रजिस्टर जो करते हैं वो होते हैं रजिस्ट्रार्स एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स. और ये एजेंट्स किसके एजेंट्स होते हैं? ये इशूइंग कंपनी के एजेंट्स होते हैं. इसको आप आरटीए या एसटीए भी कहते हैं, रजिस्ट्रार्स एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स. ये भी सर्विस प्रोवाइडर है एनएसटीएल का. देन कम्स द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस या फिर हाउसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस. ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस कैसे होती है? इट्स जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम में जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो कि आप जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो चेक को क्लियर करती हैं, चेक को सेटलमेंट में हेल्प करती हैं. बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप शेयर्स को बेचते या खरीदते हैं तो जो बीच का रोल प्ले करती हैं वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रोल प्ले करती हैं, सेटलमेंट में हेल्प करती हैं. सो दीज आर द 4 सर्विस प्रोवाइडर्स. इनके जरिए एनएसटीएल अपनी सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है. कौन कौन से हैं ये? लेट्स रिवाइज देम अगेन. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, देन issuing companies के registrars and share transfer agents, and the last one is clearing corporations जिन्हें आप house of stock exchanges भी कहते हैं. So above mentioned service providers, ये जो 4 service providers हैं इन्हें आप business partners भी कहते हैं. NSTL टर्मिनोलॉजी में इसे आप business partners भी कहते हैं. तो ये service providers या फिर business partners. NSTL is electronically linked to each of these business partners. तो हर एक बिजनेस पार्टनर के साथ जो NSTL है इसका इलेक्ट्रॉनिक लिंक है. और जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है NSTL का उसे नेस्ट के नाम से जाना जाता है. NEST, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट एंड ट्रांसफर सिस्टम. सो ये नेस्ट के जरिए, नेस्ट सिस्टम के जरिए जो NSTL है वो अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है. सो दिस इज हाउ NSTL फंक्शंस. नाउ NSTL क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या सुरक्षा के कदम उठाता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं. सो इफ एन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू बी अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होगी. ओके, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर कराना होगा हर डीपी को. On receipt of a valid instruction from the client, DPs are allowed to debit or credit an account. So if there is a client, the client जो भी instructions देगा, मान लीजिए मैं एक DP की client हूँ और मैं कुछ shares को buy करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी instructions दूंगी to the depository participant. मान लीजिए मेरा जो account है, डीमैट अकाउंट है, वो SBI के साथ है या फिर रेलिकेयर ब्रोकिंग के साथ है. तो ऐसे किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जिसके पास मेरा अकाउंट है और मैं एज अ क्लाइंट शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शंस दूंगी. और जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उसके बाद ही मेरे डीमैट अकाउंट को डेबिट या फिर क्रेडिट किया जाएगा. सो ऑन रिसीट ऑफ अ वैलिड इंस्ट्रक्शन, मुझसे पूछे बिना, क्लाइंट से पूछे बिना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसी भी डीमैट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है. ओके, सो ओनली ऑन रिसीट ऑफ अ वैलिड इंस्ट्रक्शन कैन अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट ऑफ द क्लाइंट. So NSTL carries out periodic inspection of records. Inspection होती है records की regular intervals पर, maybe weekly or maybe daily. So periodic inspection होगी records की of both DP and registrars and transfer agents. DP के accounts की भी inspection होगी और registrars and transfer agents की भी inspection होती है. Registrars and transfer agents कौन है? ये issuing company के agents हैं. ओके, सो DPs एंड R&T एजेंट्स की इंस्पेक्शन होती है. कौन करता है ये इंस्पेक्शन? NSTL करता है. सो हियर you can see NSTL carries on inspection of depository participants and registrars and transfer agents. So every day there is a mandatory reconciliation between DP and NSTL. हर रोज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और NSTL आपस में जो अकाउंट्स हैं उनको रिकनसाइल करते हैं, उनको मैच करते हैं.
ताकि अगर किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है वो सेम डे निकल के सामने आ जाए. ओके, reconciliation on daily basis. All investors to receive their statement of accounts periodically from depository participant. अब अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो डिपॉजिटरी है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है डीपी, उसे अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीरियोडिकली देने होंगे टू द क्लाइंट, ताकि क्लाइंट के साथ भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की रिकंसिलिएशन हो जाए. ठीक है, तो एक रिकंसिलिएशन यहाँ पर है कि एनएसडीएल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ रिकंसिलिएशन करता है. सेकेंड रिकंसिलिएशन होती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और क्लाइंट की, इन दोनों में आपस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और क्लाइंट में आपस में रिकंसिलिएशन होती है. उसके बाद जो एनएसडीएल है वो ऑन रैंडमली कभी भी एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन्वेस्टर्स को सेंड करता है. वैसे तो एनएसडीएल का इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, मैंने आपको बताया. जो इन्वेस्टर्स हैं उनका डायरेक्ट लिंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ होता है, लेकिन क्योंकि एनएसडीएल के पास इन्वेस्टर्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, सो एनएसडीएल डीपी की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए रैंडमली किसी भी मंथ के किसी भी टाइम पर काउंटर चेक करने के लिए इन्वेस्टर को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉरवर्ड करता है, ताकि इन केस अगर कोई रिकंसिलिएशन हो या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पार्ट पर कुछ मिस्टेक हो तो वो सामने आ जाए. सो ये 3 प्रकार की रिकंसिलिएशन है, एनएसडीएल की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, क्लाइंट की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और एनएसडीएल की क्लाइंट के साथ. ओके, नेक्स्ट इज अगर इन्वेस्टर को किसी प्रकार का कोई ग्रीवियंस है, कोई शिकायत है, ग्रीवियंस मीन्स कोई शिकायत है इन्वेस्टर को, तो उस शिकायत को सॉल्व करना होगा. कौन सॉल्व करेगा? बिजनेस पार्टनर्स को सॉल्व करना होगा. बिजनेस पार्टनर्स कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इशूइंग कंपनी या फिर रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स. अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो ये बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उस शिकायत को रिजॉल्व करेंगे. और अगर ये बिजनेस पार्टनर्स इस शिकायत को रिजॉल्व नहीं करते हैं, उसको रिड्रेस नहीं करते हैं, तो इन्वेस्टर एनएसडीएल के इन्वेस्टर रिलेशनशिप सेल को अप्रोच कर सकता है. ओके, सो ये एक सेफ्टी मेजर है एनएसडीएल का कि अगर आपकी शिकायत की सुनवाई बिजनेस पार्टनर्स के थ्रू नहीं हो पाती है, वो आपकी शिकायत को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर एनएसडीएल डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ कॉन्टैक्ट करता है और इन्वेस्टर जो है वो एनएसडीएल के इन्वेस्टर रिलेशनशिप सेल के पास अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है. Now, NSDL has taken a comprehensive insurance policy to protect the interest of investors if DP fails to resolve a genuine loss. अगर DP की वजह से कोई genuine loss हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है किसी क्लाइंट को, तो जो क्लाइंट है वो NSDL की इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उसको जो अपना लॉस है उसका क्लेम मिल सकता है. सो NSDL ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, एक बीमा पॉलिसी ले रखी है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए, ताकि इन केस अगर इन्वेस्टर को कोई जेन्युइन लॉस हो जाता है और डीपी उसको रिजॉल्व, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो इस लॉस को कौन पूरा करेगा? एनएसडीएल पूरा करेगा विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. अब जो इन्वेस्टर है वो अपनी होल्डिंग्स को ट्रांसफर कर सकता है टू अनदर डीपी इफ डीपी इन विच ही इज होल्डिंग एन अकाउंट गोज बैंकरप्ट. मान लीजिए कि डीपी 1 के पास एक क्लाइंट का अकाउंट है और ये जो डिपॉजिटरी है पार्टिसिपेंट है ये बैंकरप्ट हो जाती है, कंगाल हो जाती है, तो जितनी भी क्लाइंट की सिक्योरिटीज यहाँ पर पड़ी हैं वो सारी की सारी होल्डिंग्स एक दूसरी डीपी, एक दूसरे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ट्रांसफर की जा सकती है. So these are some safety measures which are taken by incorporated by NSDL. So that was all about National Securities Depository Limited, NSDL. Now let's talk about CDSL, which is Central Depository Services Limited. NSDL was the first depository organization और जो CDSL थी, दिस इज द सेकेंड वन. CDSL ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था इन फरवरी 1991 और इसको किसने प्रमोट किया था? NSDL को प्रमोट किया था NSE ने और CDSL को प्रमोट किया था BSE ने, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इन एसोसिएशन विद SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंचुरियन बैंक। सो जितनी भी लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इस टाइम पे इंडिया में, उनकी CDSL के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है। सो ऑल these stock exchanges have a connection with CDSL. Now here are the features of CDSL. फर्स्ट ऑफ ऑल CDSL का वाइड कवरेज है। जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स CDSL में रजिस्टर्ड हैं, दे आर अराउंड 165 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो कि CDSL के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये 100 सिटीज में स्प्रेड हो रखे हैं। सो दिस इज अ वाइड कवरेज ऑल ओवर द कंट्री। Thus, it is convenient for an investor to select DP as per his requirement. So, जो क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस सिटी में चाहे वहां पर अपना अकाउंट, उस डीपी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। ऑनलाइन डीपी सर्विसेज, डीपी सर्विसेज ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कंट्री में कहीं पर भी बैठकर इन डिपॉजिटरी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। रीजनेबल फीस है, लो टैरिफ रेट्स हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़े बड़े रीजनेबल रेट्स पर डिपॉजिटरी की सर्विसेज अवेलेबल हो सके। कंटिंजेंसी अरेंजमेंट्स, आकस्मिक व्यवस्था के लिए कंटिंजेंसी टर्मिनल्स हैं। इन केस जो डीपी है वो अपडेट नहीं कर पाई, अगर ट्रांजैक्शंस को कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए कंटिंजेंसी टर्मिनल्स भी हैं, ताकि जो ट्रेडिंग है, जो सिस्टम है, डिपॉजिटरी सिस्टम है, वो स्मूथली चलता रहे। हेल्पलाइन है CDSL की, जो प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस हेल्पलाइन फैसिलिटी जो है वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो उसके लिए CDSL की हेल्पलाइन है। CDSL के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं ओनरशिप के, कौन सी सिक्योरिटी का कौन स्वामी है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, ये सब रिकॉर्ड्स किसके पास मेंटेन्ड है, CDSL के पास। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट सिस्टम है, जिसके जरिए दिन में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि हर दिन होती हैं, उनको सेटल किया जाता है थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट सिस्टम। So that was all about the types of depositories in India. We have in all 2 depositories in India. Thanks for watching and listening. Thank you.